गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ के हम दोनों फॉर्म का यहाँ पर स्टडी करेंगे, स्केलर फॉर्म एज वेल एज वेक्टर फॉर्म। हम जानते हैं कि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात सजाती आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजाती आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बल का परिमाण कितना होता है? तो इस बल का परिमाण ज्ञात किया सन 1785 में फ्रांसीसी फिजिसिस्ट कूलाम ने, जिसे कि हम कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। उन्होंने यह नियम दिया बिंदु आवेशों के लिए। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि आखिर बिंदु आवेश क्या होते हैं। तो यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें बिंदु आवेश मानते हैं। आइए अब हम देखें कि आखिर कूलाम नियम का कथन क्या है। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर हमने दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 लिए हैं, जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हैं। अब आइए हम इसकी मैथमेटिकली गणना करते हैं कि आखिर इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान क्या होगा। आइए अब हम परावैद्युतांक को डिफाइन करते हैं। तो हम यह मान लेते हैं कि माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यदि उनके बीच वायु या निर्वात हो तो कूलाम के नियम से उनके बीच लगने वाला बल F0 इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, जहाँ ε0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब यदि उन दोनों आवेशों के मध्य कैपिटल के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू होता है 1/4πε0 कैपिटल K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग दे दें तो हमें मिलता है F0 बाय F इक्वल टू नियतांक, जिसे कि हम कैपिटल K या माध्यम के परावैद्युतांक के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल और किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आगे हम इसे इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि परावैद्युतांक K इक्वल टू एप्साइलन बाय ε0, जहाँ एप्साइलन जो है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और ε0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। हम यह देखते हैं कि K का मान, K अर्थात परावैद्युतांक का मान निर्वात के लिए 1 होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है। इसके हम मात्रक की बात करें तो निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मात्रक हमें मिल जाता है। हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। यहाँ से हम K ε0 का हम मात्रक देखें तो ये हमें मिलता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ इसका जो विमी सूत्र है वो हमें प्राप्त होता है m⁻⁻1 l⁻³ t⁴ a स्क्वायर। आइए अब हम आवेश के मात्रक कूलम को परिभाषित करें। तो कूलम के नियम के अनुसार निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बटा r स्क्वायर होता है। अब यदि हम मान लें कि आवेश Q1 इक्वल टू Q2 है तथा इनकी वैल्यू यदि 1 कूलम के बराबर है और इनके मध्य की दूरी r बराबर 1 मीटर है,
तो इस इक्वेशन में मान रखने पर हमें मिल जाता है F इक्वल टू के। और चूंकि हम जानते हैं कि k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो देयरफॉर F की वैल्यू हमें मिल जाती है 9 इंटू 10⁹। तो इस प्रकार यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि यदि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेशों के बीच 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का वैद्युत बल कार्य करे, तो प्रत्येक आवेश 1 कूलाम के मान के बराबर होगा। अब आइए हम कूलाम के नियम के सदिश रूप का अध्ययन करते हैं। कूलाम का नियम हमें दो चार्जेस के बीच लगने वाले बल का परिमाण बताता है, दैट इज F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यह केवल परिमाण बताता है, दिशा नहीं, जबकि हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है। अतः आइए हम कूलम के नियम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए हम सर्टेन नोटेशंस फिक्स करते हैं। और इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना Q1 व Q2 आवेशों के स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माना दोनों आवेश यदि सजाती हैं तो इनके बीच जो बल लगेगा उस बल की प्रकृति जो है वो प्रतिकर्षण की होगी, अर्थात ये एक दूसरे से दूर की ओर बल लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर मान रहे हैं कि माना आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नोटेशन आवेश Q2 पर, दैट इज F2। Q1 के कारण तो 1, दैट इज हम इसे लिखेंगे F21। यह शो करता है कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल को, और साथ ही साथ इसकी दिशा। तो हम जानते हैं कि कूलम के नियम से जो लगने वाले बल की दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो हमने ये दोनों आवेशों को इस रेखा द्वारा हमने मिला दिया है और इसके अनुदिश, तो अनुदिश में Q1 से दूर की ओर अर्थात राइट हैंड साइड में ये बल लग रहा है F21। इसी प्रकार हम देखें कि आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, तो Q1 पर अर्थात F1 2 के कारण तो 2, दैट इज हम इसे डिनोट कर रहे हैं F12 से, और इसका भी जो डायरेक्शन है वो Q2 से दूर की ओर होगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज 1 से 2 की ओर, तो हमने इसे रिप्रेजेंट किया है R21 से, और 2 से 1 की ओर तो हमने इसे रिप्रेजेंट किया है R12 से, और R जो है यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो आइए हम यहाँ पर देखें सदिश के योग के त्रिभुज नियम से। तो यहाँ पर R1 प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21, तो हम इसे लिख सकते हैं R1 वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21, ये बराबर होगा त्रिभुज के तीसरी भुजा के बराबर, तो ये मिल जाएगा हमको R2 के। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज R21 इक्वल टू R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम देखें सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से वेक्टर R2 और Q2 से Q1 की ओर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने R12 से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमको मिल जाएगा R2 प्लस R12 इक्वल टू त्रिभुज की तीसरी भुजा दैट इज R1 के बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं R12 इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो इस प्रकार हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 और R1 की वैल्यू निकाली। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर R12 है, माइनस चिन्ह को यदि हम कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के बराबर। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेक्टर R2 बराबर है, ये वाली जो राशि है R2 माइनस R1, ये है किसके बराबर, इक्वेशन नंबर 1 से वेक्टर R21।
तो इस प्रकार वेक्टर r12 और वेक्टर r21 ये एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन दिशाएं जो है एक दूसरे से विपरीत है। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब आइए हम सदिशों r21 और r12 के परिमाणों को हम संकेतन प्रदान करते हैं और r21 के परिमाण को हम दर्शाते हैं वेक्टर r21 के परिमाण को r21 से और वेक्टर r12 के परिमाण को हम दर्शाएं वेक्टर r12 से। तो हम देखें परिमाण तो दोनों के एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं r21 की भी दूरी है q1 और q2 के बीच की और r12 बराबर भी q2 और q1 के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों ये एक दूसरे के बराबर होंगे और ये जो है डिस्टेंस r के बराबर है। तो इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 4। अब आइए हम देखें कि किसी भी सदिश की दिशा का विशेष उल्लेख उस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश द्वारा दिया जाता है। तो अतः हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लें। तो यूनिट वेक्टर r21 इक्वल टू वेक्टर बाय हम देखते हैं मैग्नीट्यूड के, दैट इज r21। इसी प्रकार यूनिट वेक्टर जो है r12 ये बराबर होगा वेक्टर r12 के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड r12। अर्थात यहां से हमें यह पता चल जाता है कि यूनिट वेक्टर r21 ये बराबर है किसके, यूनिट वेक्टर r12 के, और साथ ही साथ इनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। अब आइए हम कूलॉम के नियम को रिप्रेजेंट करें वेक्टर फॉर्म में। तो F12 बराबर वेक्टर F21 इक्वल टू मैग्नीट्यूड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो R हम देखते हैं कि ये बराबर है R21 के और ये बराबर होता है R12 के। तो हम इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं R21 का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम लिख रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R21। तो इस प्रकार हमें वैल्यू मिली F21 की। इसी प्रकार हम देखें F12 अर्थात चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 के कारण लगने वाला बल। तो इसकी वैल्यू होगी, सदिश के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर दैट इज R12 यूनिट वेक्टर। तो इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 6 और ये इक्वेशन नंबर 7। चूंकि हमने देखा है कि इक्वेशन नंबर 5 से R21 इक्वल टू माइनस R12, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं दैट इज F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर। और यहाँ यूनिट वेक्टर जो हमको दिया गया है R12, तो इसकी जगह हम लिखें माइनस R21 दैट इज इसे ही लिखा जा सकता है R12 इक्वल टू माइनस साइन हम यहाँ लगा दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड R12 ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड R21 के। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं R21 का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R21। और ये जो राशि है ये हम समीकरण 6 से देख सकते हैं। तो ये बराबर होता है F21 के, दैट इज वैल्यू पुट करने पर F12 इक्वल टू माइनस F21। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ से हमें यह समझ आता है कि कूलॉम का जो वेक्टर फॉर्म है वह न्यूटन के गति के तृतीय नियम को दर्शाता है, उसे फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार हमें यह कंक्लूजन मिल जाता है
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समीकरण 6 और समीकरण 7 ये कूलाम के वेक्टर रूप का रिप्रेजेंटेशन है, और इक्वेशन नंबर 8 से हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम को सेटिस्फाई करता है। आइए अब हम कूलम के नियम को मैथमेटिकली डिराइव करते हैं, और इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना Q1 तथा Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच लगने वाला बल यदि F हो तो कूलाम के नियमानुसार इस बल F का मान यह समानुपाती होगा, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, दैट इज Q1 इंटू Q2। साथ ही साथ यह बल F जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। इस प्रकार इन दोनों समीकरणों को यदि हम मिलाकर लिखें तो हमें प्राप्त हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह इक्वल एंड एक कांस्टेंट K, जहां K एक आनुपातिक नियतांक है, और ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहां K एक आनुपातिक नियतांक है, K एक आनुपातिक नियतांक है और इसका मान निर्भर करता है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम, साथ ही साथ मापन की पद्धति पर। तो इस प्रकार इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहां से हमें मिल गया कूलाम के नियम से दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की वैल्यू। अब इस बल का मान हम डिफरेंट कंडीशंस पर निकालते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 में, और इसमें हम देखते हैं स्थिति नंबर 1 में एसआई पद्धति में और एसआई पद्धति में भी पहला कंडीशन हम देखें जब दोनों बिंदु आवेश के बीच का माध्यम जो है वह वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो। तो इस स्थिति में हम देखें, इस स्थिति में जो है K की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं वायु या निर्वात एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इस अनुपातिक नियतांक K का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वह होता है 9 × 10⁹। आइए इसका यूनिट हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से K का यूनिट होगा F मीन्स न्यूटन, R स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 मीन्स कूलम स्क्वायर। तो K के इस मान को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर हमें मिल जाता है दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दैट इज F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर न्यूटन, और इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार इसका एक और फॉर्म इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर न्यूटन, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रकार
यह वैल्यू हमें मिलती है एसआई सिस्टम में, जबकि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम जो है वायु या निर्वात हो। अब हम इसी का दूसरा केस देखते हैं और हम देखते हैं कि जब दोनों, आइए अब हम सेकंड केस देखें। जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो। इस स्थिति में अनुपातिक नियतांक k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स कैपिटल K, जहां पर कैपिटल K कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, और इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू 1 बाय कैपिटल K। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F = हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स कैपिटल K इंटू Q1 Q2 बाय R² न्यूटन। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 4। हम जानते हैं कि एप्सिलॉन 0 कैपिटल K बराबर होता है एप्सिलॉन, जहां पर हम एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इस प्रकार इक्वेशन नंबर 4 में इस वैल्यू को रखने पर हमें मिल जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स Q1 Q2 बाय R² न्यूटन। तो यह इक्वेशन होता है एसआई सिस्टम में जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, तब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल का मान। अब हम स्थिति 2 की ओर चलते हैं और हम देखते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में पहला केस हम देख रहे हैं जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, तब अनुपातिक नियतांक K की वैल्यू होती है 1 और K के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर हमें मिल जाता है F = Q1 Q2 बाय R²। और चूंकि सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक होता है डाइन, अर्थात हम इसका यूनिट लिख दें डाइन, तो इस प्रकार यह वैल्यू हमें प्राप्त होती है सीजीएस सिस्टम में जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो। दूसरा केस हम इसमें देखें जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो। तो इस स्थिति में दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F होता है 1/K टाइम्स Q1 Q2 बाय R² डाइन। इसे हम डिनोट करें क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इस प्रकार सीजीएस सिस्टम में दोनों ही केसेस में हम निकाल सकते हैं दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल की वैल्यू। आइए हम परावैद्युतांक को डिफाइन करते हैं और इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच वायु या निर्वात स्थित है। तो इस स्थिति में कूलाम्ब के नियम से इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इसकी वैल्यू होगी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R²। इसे हम दे दें क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मान लेते हैं कि माना दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है और जिसका की परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो कूलाम्ब के नियम से इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और इसे हम डिनोट कर रहे हैं F' से। तो F' = हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स कैपिटल K Q1 Q2 बाय R²
इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देने पर हमें मिल जाएगा f बाय एफ डैश इक्वल टू कैपिटल K। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रकार समीकरण 3 से हम परिभाषित कर सकते हैं परावैद्युतांक को या माध्यम के परावैद्युतांक को। यहां से हम परिभाषित करते हैं कि वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल और किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं। यहां से देखिए कि एप्सिलॉन 0 K, तो एप्सिलॉन 0 K को हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 K, जहां पर एप्सिलॉन कहलाता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं K इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, दैट इज K मीन्स माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक ये बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन मीन्स माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 दैट इज वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इस प्रकार हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से या कि इक्वेशन नंबर 4 से माध्यम के परावैद्युतांक को। और माध्यम के परावैद्युतांक का मान हम यहां से कह सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू हम देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है और साथ ही साथ धातु के लिए इसका मान अनंत होता है। आइए अब हम एसआई सिस्टम में आवेश की मात्रक कूलाम को परिभाषित करते हैं। और इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित हैं, तो एसआई पद्धति में इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होगा। अब हम मान लेते हैं कि माना दोनों आवेश दैट इज Q1 इक्वल टू Q2 एक दूसरे के बराबर हैं और इनकी वैल्यू जो है वो 1 कूलम के बराबर है। एसआई सिस्टम में इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य दूरी दैट इज r की वैल्यू है माना 1 मीटर और साथ ही साथ हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर हमें मिल जाता है F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 × Q2 दैट इज 1 × 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर दैट इज 1। और इस प्रकार हमें F की वैल्यू यहाँ से मिलती है 9 × 10⁹ न्यूटन। और यहाँ से हम डिफाइन करते हैं आवेश के एसआई मात्रक कूलाम को और हम कहते हैं कि 1 कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिमाण के अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें।
तो इस प्रकार हम आवेश के मात्रक गुलाम को डिफाइन करते हैं।